नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान। एयरफोर्स का विमान C-17 काबुल से जामनगर पहुंच गया है। फ्यूल रिफिलिंग के बाद दिल्ली के लिए होगा रवाना। ये बड़ी खबर है। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा। तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयरफोर्स का विमान C-17 काबुल से जामनगर पहुंचा है। फ्यूल रिफिलिंग के बाद दिल्ली के लिए ये रवाना होगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के जामनगर ये विमान पहुंचा। लगातार हिंदुस्तान की तरफ से जो भारतवासी वहां पर फंसे हैं, जो हिंदुस्तानी काबुल में अफगानिस्तान में फंसे हैं, उन सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है वापस वतन। और ये तस्वीर गुजरात के जामनगर की हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हालात है, हर कोई चाहता है बस वो अफगानिस्तान से बाहर निकले, वो हिंदुस्तान का नागरिक हो या फिर अलग अलग मुल्कों के लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे। उनकी ख्वाहिश बस ये है कि तालिबान के चंगुल से वो छूटे और अपने अपने वतन वापस लौटें। हिंदुस्तान की सरकार ने भी ये कहा है कि जितने भी भारतीय वहाँ पर हैं सभी को हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें जो लोग परेशानी में वहाँ पर हैं वो इत्तला कर सकते हैं, वो जानकारी दे सकते हैं, अपनी पीड़ा बता सकते हैं और उनको पूरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान वापस लाया जाए। अलग अलग विमानों के जरिए लगातार कोशिशें हो रही है। जो भी अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं हिंदुस्तानी, उनको वापस लाया जा रहा है। अभी तस्वीर एयरफोर्स का विमान C-17 काबुल से गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। इसमें कितनी संख्या में भारतीय हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल ये तस्वीर गुजरात के जामनगर की आपके सामने है। अभी भी बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में इस वक्त फंसे हुए हैं। उनका कहना ये है कि वो भी वतन आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कैसे वापस वो आ सकते हैं। कल से जो तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं वो वाकई में चिंताजनक है, हैरान करने वाली है पूरी दुनिया के लिए। ये भारतीयों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स का विमान वहां पर पहुंचा था, वहां से भारतीयों को लेकर के गुजरात के जामनगर विमान पहुंचा है। दो तस्वीरें बस के जरिए उनको अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अफगानिस्तान में 20 साल के बाद तालिबान युग एक बार फिर से वापस आया है, जिसके बाद से त्राहिमाम वहाँ पर जो ज्यादतियाँ, जो पाबंदियाँ वहाँ पर लगाई जाती हैं तालिबानी हुकूमत के द्वारा, उसी से बचने के लिए सभी की ये कोशिश है कि वहाँ से वो बाहर निकले, वहाँ से वो जान बचा करके निकले। यही कोशिश सभी की है और सरकार ने भी सभी को आश्वस्त किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कोशिश लगातार हो रही है। जितने भी वहाँ पर लोग रहते हैं भारतीय, उनको निकाल लिया जाएगा, उनको सकुशल हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। ये कोशिश लगातार हो रही है और इसीलिए विमान भी वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर है वो एयरफोर्स के विमान C-17 की है, जिसमें भारतीयों को काबुल से वापस लाया गया वतन। और जामनगर जब विमान पहुँचा उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से काम के सिलसिले में लोग अफगानिस्तान में सालों से रह रहे हैं, कोई महीनों से वहाँ पर रह रहे हैं, कोई सालों से वहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं। उनकी भी एक कोशिश है, क्योंकि राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, अशरफ गनी भाग चुके हैं, उपराष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, वहाँ पर तालिबान का आगमन हो चुका है। जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं वाकई में वो परेशान करने वाली हैं, चिंताजनक तस्वीरें हिंदुस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान। लगातार कोशिशें कि जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ पर रहते हैं उन सभी को वापस वतन लाया जाए, क्योंकि हालात वहाँ पर ऐसे नहीं हैं कि आसानी से गुजर बसर हो सके, आसानी से वहाँ पर रहा जा सके। तालिबानी हुकूमत पहले भी वहाँ पर थी, इसीलिए अफगान के लोग जो खुद जो अफगानी हैं वो भी डरे हुए हैं कि कैसे वो वहाँ पर रहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। खुद अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो अलग अलग देशों में जाकर के वहाँ पर रहें। अब तालिबान उनको जीने नहीं देगा, ये उनका कहना। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीर, जहाँ पर भारतीय जब पहुँचे बड़ी संख्या में, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फूल मालाओं के साथ उनका वेलकम किया गया अपने वतन में, अपने देश में। अब जाहिर सी बात है, जाहिर तौर पर खुशी, सुकून इनको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जब से ही तालिबान ने अफगानिस्तान में दस्तक दी थी तब से एकमात्र कोशिश ये भारतीयों की वहाँ पर थी कि वो वहाँ से कैसे भी निकले, कैसे भी सरकार से वो संपर्क करे, कैसे विदेश मंत्रालय से संपर्क करे और कैसे वहाँ से निकले, ये उनकी कोशिश थी।
और अब ये पहुंचे गुजरात के जामनगर, तो खुशी लाजमी है इनके चेहरे पर। जो मुस्कुराहट भी आप देख रहे हैं वो सुकून वाली मुस्कुराहट है। अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, जिनको सबसे पहले अभी सरकार के सामने भी यकीन मानिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो भी हमारे देश के निवासी वहाँ पर रहते हैं उन सभी को वापस बुलाया जाए, उन सभी को कैसे सकुशल वापस लाया जाए, ये देश की सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। कल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी सामने आया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा जो भी हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में रहते हैं कोशिश यही है उन सभी को हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। सरकार ये कोशिश कर रही है, लगातार संपर्क साधा जा रहा है, विमानों को भेजा जा रहा है अफगानिस्तान और वहां से रेस्क्यू करके और सभी को हिंदुस्तान लाया जाएगा। ये भरोसा, ये आश्वासन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया था। और कल भी कुछ भारतीयों को हिंदुस्तान लाया गया वापस। और आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं गुजरात के जामनगर से, वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी पहुंचे, राहत की सांस ली। वहां पर जो भी इस वक्त है, तालिबान के अलावा अफगानिस्तान में जो भी इस वक्त रह रहा है, यकीन मानिए सभी की यही कोशिश है कि कैसे वो वहां से बाहर निकले। हर कोई ये चाहता है कि बस अफगानिस्तान से वो बाहर निकले, बॉर्डर क्रॉस करे और दूसरे देश में जाकर के शरण ले, क्योंकि वहां पर तालिबान किस तरीके से अपना राज चलाएगा, किस तरीके से हुकूमत करेगा और भविष्य क्या होगा अफगानिस्तान का, इससे हर कोई वाकिफ है। और इसलिए आप डर कह सकते हैं, खौफ, दहशत सभी में दिखाई दे रहा है, जो बाहर अलग अलग मुल्कों से लोग वहाँ पर रहते हैं या फिर जो खुद अफगान के लोग वहाँ पर हैं। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, ये भारतीयों की तस्वीर है जो भारतीय वहाँ पर रह रहे थे, लगातार गुजारिश कर रहे थे सरकार से कि उनको जल्द से जल्द भारत वापस बुलाया जाए। उनकी हालत वहाँ पर बिगड़ती जा रही है। कुछ लगातार सोशल मीडिया पर भी ये गुहार सरकार से लगा रहे हैं। कुछ जो लोग वहाँ पर फंसे हुए कंपनियों में काम करते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कंपनियों में उनकी हालत दयनीय होती जा रही है। कंपनी के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, वो ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर रोके हुए हैं। अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वो हिंदुस्तान पहुंचे। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है जितने भी लोग वहां पर रहते हैं सभी को हिंदुस्तान लाया जाएगा। आगे बढ़ता अफगानिस्तान को लेकर बड़ी खबर है, एनएसए अजीत डोभाल ने की अमेरिकी एनएसए से बात। ये बड़ी खबर है, अफगानिस्तान को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बात की है। जैक सल्विन से कल शाम को बात की डोभाल ने। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर बातचीत हुई दोनों के बीच में। काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने पर चर्चा हुई। जो काबुल में हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, अभी भी कईयों को निकाल दिया गया। सैकड़ों की संख्या में हिंदुस्तानियों को वतन वापस ला दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अलग अलग हिस्सों में वहाँ पर फंसे हुए हैं। खबर ये कि काबुल में जो लोग फंसे हुए, इसी को लेकर डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बात की, जैक सल्विन से। अब दोनों के बीच में क्या बात हुई है, इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त अफगानिस्तान पर है। वहाँ जो लगातार पल पल की तस्वीरें बदल रही हैं, जो घटनाक्रम में बदलाव वहाँ पर आ रहे हैं, वो दुनिया के लिए चुनौती है। और अफगानिस्तान में अलग अलग मुल्कों के लोग जो बसे हुए हैं, सभी की कोशिश ये है कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकले, तालिबानी हुकूमत से वो आज़ाद हो, यही सबकी कोशिश है। और इसी सिलसिले में एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है। जैक सल्विन से उनकी कल शाम को बातचीत हुई। अफगानिस्तान के हालातों पर ही बातचीत हुई। अमेरिका जिस तरीके से भागा है अफगानिस्तान से, उसकी निंदा दुनिया कर रही है। इसी बीच में अमेरिकी एनएसए से अब क्या बात हुई है अजीत डोभाल की, इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर बातचीत हुई है। खबर ये काबुल में बड़ी संख्या में भी भारतीय हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको भी हिंदुस्तान वापस बुला लिया जाएगा। सरकार ने सभी को आश्वस्त किया है कि जितने भी लोग वहां पर अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में रहते हैं उन सभी को सकुशल निकाल लिया जाएगा। ये सरकार का भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ अलग अलग हिस्सों में जो अफगानिस्तान के लोग रहते हैं वो भी ये टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि जल्द ही वो घड़ी आए जब वो अपने वतन वापस लौटे। बहरहाल अमेरिकी एनएसए और भारतीय एनएसए के बीच में बातचीत हुई है फंसे हुए लोगों को निकालने को लेकर। अब अमेरिका की तरफ से आगे क्या किया जाता है, पूरी दुनिया की नज़र इसको लेकर भी है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से वहाँ से निकला, इस तरीके से हालांकि सितंबर में निकलने की खबरें थी, लेकिन उससे पहले आनन फानन में वहाँ से सेना को बुलाया जाना, इससे ही हालात उभर करके अफगानिस्तान के ये सामने आए हैं। अब जिम्मेदार अमेरिका को माना जा रहा है। इसी बीच एनएसए के अमेरिकी एनएसए से बातचीत हुई है। अब लगातार नज़र इस बात को लेकर कि जितने भी भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द कब तक बाहर निकाल लिया जाता है, कब तक उनकी वतन वापसी होती है। आगे बढ़ते हैं। गैस कंपनियों ने फिर एक बार तोड़ी परंपरा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 की वृद्धि हो गई है।
गैस कंपनियों ने एक बार फिर से परंपरा तोड़ दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की वृद्धि एक बार फिर से। अब घरेलू सिलेंडर के दाम 863 रुपए 50 पैसे रहेंगे यथावत और 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के मूल्य यथावत। वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम 1,644 रुपए 50 पैसे। दाम बढ़ने के बावजूद नहीं मिलेगी सब्सिडी। अब दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की उम्मीद ये है कि चलिए दाम बढ़ा दीजिए, ठीक है, लेकिन सब्सिडी कुछ तो मिले। पहले सब्सिडी मिलती थी तो थोड़ी बहुत रकम बैंक अकाउंट में आ जाते थे, लेकिन वो अकाउंट में अब कोई रकम वापसी नहीं हो रही है, सब्सिडी नहीं मिल रही है। लोग इससे बहुत ज़्यादा आहत हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने ये जानकारी दी है। 25 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। गैस कंपनियों ने फिर से एक बार परंपरा तोड़ी अपनी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की वृद्धि की गई है। तृणमूल भी भाजपा के नक्शे कदम पर। जी हाँ, ममता बनर्जी ने भी एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला इजाद किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला इजाद किया। तृणमूल में कई मंत्रियों से पार्टी जिलाध्यक्ष का पद ले लिया गया है। साथ ही बड़े जिलों में संगठन को छोटी इकाइयों में बांट दिया गया। पार्टी जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए बड़े नामों में कई नेता शुमार हैं। उनमें से एक तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का नाम भी शामिल है। नादिया जिले में पार्टी अध्यक्ष थी महुआ मोइत्रा। बदलाव को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है नगर निकाय के साथ पंचायत चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किया गया है ये सब। अब पहले इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती थी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तृणमूल भी अब भाजपा के साथ ही चलते हुए, भाजपा के पीछे पीछे आप कह सकते हैं चलते हुए दिखाई दे रही है। ममता ने भी एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला इजाद किया। तृणमूल में कई मंत्रियों से पार्टी जिलाध्यक्ष का पद ले लिया गया है। साथ ही बड़े जिलों में संगठन को छोटी इकाइयों में बांट दिया गया। पार्टी जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए बड़े नामों में कई बड़े नेता शुमार हैं। उनमें से एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का नाम भी शामिल है। नादिया जिले में पार्टी अध्यक्ष थी महुआ मोइत्रा। बदलाव को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि नगर निकाय के साथ पंचायत चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ये सब किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किए दर्शन। तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। वहां की तस्वीरें भी सामने आई, आपको दिखाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दर्शन किए। तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। पूजा अर्चना की पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला और दोनों बेटियां साथ में मौजूद रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धर्मपत्नी अमिता बिरला और साथ ही दोनों बेटियों के साथ उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लोकसभा स्पीकर बिरला ने देश में शांति, समृद्धि और उन्नति की कामना की है। कोविड का जल्द से जल्द खात्मा हो, यह हर किसी की प्रार्थनाओं में, दुआओं में शुमार है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी देश में शांति, समृद्धि, उन्नति की कामना की है। लोकसभा स्पीकर बिरला ने देशवासियों के कल्याण की भी कामना की। स्पीकर बिरला बोले, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से अंतर मन में होती है दिव्य अनुभूति। मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला देख विस्मित हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये तस्वीर आपको उसी वक्त की दिखा। नीति आयोग की शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश। 70% शिक्षक और स्टाफ को लगी है यदि कम से कम एक डोज तो छोटे बच्चों के स्कूल खोल देने चाहिए, ये सिफारिश की गई है। ये बड़ी खबर भी आप कह सकते हैं। नीति आयोग की शिक्षा मंत्रालय को ये सिफारिश है। 70% शिक्षक और स्टाफ को अगर लगी है कम से कम एक डोज वैक्सीन की तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल देने चाहिए, ये कहा गया है नीति आयोग की तरफ से। पिछले 20 दिनों से देश में कोरोना संक्रमण दर 3% से कम रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ कुछ ही हिस्से में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है, ये भी बताया गया। कई अध्ययनों में छोटे बच्चों पर संक्रमण प्रभाव कम होने का दावा किया गया है और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश भेजी है। अब इस सिफारिश पर क्या आगे बढ़ा जाता है, इस पर मंथन होता है, लगातार नजर है। ये साफ तौर से कह दिया गया कि 70% शिक्षक और स्टाफ को अगर वैक्सीन की पहली डोज लगी है तो फिर छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल देने चाहिए, इसमें देरी करना ठीक नहीं है। पिछले 20 दिनों से देश में कोरोना संक्रमण दर 3% से कम रिकॉर्ड किया गया है। नीति आयोग ने ये भी कहा सिर्फ कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है। कई अध्ययन, कई सर्वेस ये आए हैं जिसमें छोटे बच्चों पर संक्रमण प्रभाव को कम बताया गया, ये दावा किया गया और इन्हीं बिंदुओं को आधार बना करके नीति आयोग ने शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश अपनी भेजी है।
घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा उलझन में, ये कंफ्यूजन इसको लेकर बना हुआ है। घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा उलझन में, प्रदेश में फाइलों में उलझी घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा। दलाली प्रथा को खत्म करने के लिए हुई थी शुरुआत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। दलाली को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों में सुविधा शुरू हो चुकी है, ये आगे बढ़ चुका है, लेकिन प्रदेश में अभी तक इस सुविधा की शुरुआत नहीं हो पाई है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, सवाल ये। इधर से उधर अधिकारियों के बीच में घूम रही सुविधा को शुरू करने की फाइल, अब ये फाइल किस लेवल पर अटकी हुई है, इसको लेकर अब जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये सुविधा शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में अभी तक इस सुविधा की शुरुआत नहीं हो पाई। कई सवाल इसको लेकर खड़े किए जा रहे हैं। घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा इसीलिए हम कह रहे हैं कि अधर में लटकी हुई है। जो फाइल है वो अधिकारियों के बीच में घूमती हुई दिखाई दे रही है। IRCTC दक्षिण भारत के लिए चलाएगा स्पेशल ट्रेन। 10 सितंबर को जालंधर कैंट से रवाना होगी ट्रेन। चंडीगढ़, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर होकर पहुंचेगी जयपुर जंक्शन। 11 सितंबर को जयपुर से 12 दिन के टूर पर होगी रवाना और रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति बालाजी, मल्लिकार्जुन समेत कई धार्मिक स्थलों की सैर करवाई जाएगी। और ट्रेन में प्रत्येक यात्री से 12,285 रुपए किराया लिया जाएगा और यात्रा के दरमियान नाश्ता, भोजन, धर्मशाला, बस की सुविधा भी यात्रियों को दी जाएगी। अब यात्रियों के बीच में ये जानकारी है, उनको बड़ी राहत इससे मिलेगी। IRCTC दक्षिण भारत के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है। AICC के अधीन होंगी राजस्थान कांग्रेस की संपत्तियां, ये बड़ी खबर है। जिला ब्लॉक लेवल पर संपत्तियों का डेटा तैयार किया जा रहा है और AICC के अधीन होंगे राजस्थान कांग्रेस की संपत्तियां। डेटा तैयार हो रहा है। AICC के संयुक्त सचिव नीलेश पटेल ने PCC में ली संपत्तियों को लेकर बैठक। राजस्थान कांग्रेस की संपत्तियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। AICC को सौंपेंगे रिपोर्ट, जिन संपत्तियों पर विवाद है कोर्ट में उनका निपटारा। अब AICC को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब वहां से क्या रुख होता है, जिन संपत्तियों पर विवाद है कोर्ट में उनका निपटारा होगा, ये खबर। मुख्यमंत्री गहलोत देंगे पुलिस को बड़ी सौगात। प्रदेश के नवनिर्मित 15 पुलिस थाना भवनों का करेंगे लोकार्पण। ये बड़ी सौगात होंगी मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से पुलिस के लिए। प्रदेश के नवनिर्मित 15 पुलिस थाना भवनों का लोकार्पण करेंगे और उसके साथ ही 9 नवसृजित थानों का शुभारंभ भी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत करेंगे। कल दोपहर 12 बजे का वक्त है जब VC के माध्यम से लोकार्पण होगा। जयपुर के एयरपोर्ट SMS अस्पताल की शुरुआत करेंगे। जवाहर सर्किल थाना नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण, ऐसी जानकारी है। कल दोपहर 12 बजे का वक्त है जब VC के माध्यम से लोकार्पण कार्यक्रम होगा सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के हाथों। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आपको देते हैं। सरकार ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। करीब 10,000 पदों पर होनी है कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती। बजट स्वीकृति मिलने के साथ ही भर्ती को मिलेगी गति और अगले 1 महीने में भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। कंप्यूटर व्याख्याता पदों पर करीब 700 पद और शिक्षक के करीब 10,000 पदों पर निकल सकती विज्ञप्ति, ये कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये राहत वाली बात होगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और करीब 10,000 पदों पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होनी है। बजट स्वीकृति मिलने के साथ ही भर्ती को मिलेगी गति और साथ ही अगले 1 महीने में खबर है कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। कंप्यूटर व्याख्याता पदों पर करीब 700 पद और शिक्षक के करीब 10,000 पदों पर विज्ञप्ति निकल सकती है, ये खबर। अब सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया होगी शुरू। कल शुरू होगी प्रवेश की प्रक्रिया। कल से UG फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए भरे जाएंगे फॉर्म और प्रदेश के 300 से ज्यादा कॉलेजों में 1,91,000 सीटें। वहीं जयपुर जिले के 22 कॉलेजों में करीब 14,000 सीट। जिन छात्रों के माता पिता अथवा दोनों की कोरोना से मौत हुई हो और जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की कोरोना से मौत हो गई हो, उन्हें कॉलेज में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर मिलेगा एडमिशन। ये स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी राहत दी जा रही है अलग अलग अभ्यर्थियों को। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब सरकारी कॉलेजों में जो प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होनी है उनमें लोगों को रियायत भी मिलनी है। कल शुरू होगी प्रवेश की प्रक्रिया। कल से UG फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए भरे जाएंगे फॉर्म और प्रदेश के 300 से ज्यादा कॉलेजों में 1,91,000 सीटें हैं। वहीं जयपुर जिले की सिर्फ बात करते हैं, 22 कॉलेजों में करीब 14,000 सीट। जिन छात्रों के माता पिता या फिर दोनों की कोरोना से मौत हो गई या फिर जिन महिला
अभ्यर्थियों के पति की कोविड से जान चली गई, उन्हें कॉलेज में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। कोविड फ्री होने की राह पर राजस्थान, कोरोना की थमती रफ्तार के बीच राहत वाली खबर है राजस्थान के लिए। कोविड फ्री होने की राह पर राजस्थान है, कोरोना की थमती रफ्तार साफ तौर से दिखाई दे रही है। इसी बीच में हम सभी के लिए राहत वाली खबर है, प्रदेश भर में एक्टिव केसों की संख्या 200 के नीचे है। 11 जिलों में एक भी कोरोना का केस मौजूद नहीं है, ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली में केसेस नहीं है, ये राहत वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पहुंचे महिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेंटर, IVF सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। तस्वीर आपके सामने। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा महिला अस्पताल में बातचीत करते हुए, जानकारियों के बारे में उनसे फीडबैक लेते हुए, और उनके साथ में SMS प्राचार्य सुधीर भंडारी भी मौजूद हैं। तमाम डॉक्टर्स के साथ में लगातार चर्चा चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं हालातों को लेकर। और अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेंटर, IVF सेंटर और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर बातचीत करते हुए, सभी से जानकारी लेते हुए क्या और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि अभी कोविड के केसेस में कमी है, कोविड का ग्राफ बहुत नीचे आ गया, ये राहत वाली बात सभी के लिए भी है। चिकित्सा अमला जो पिछले 1.5 सालों से लगातार जद्दोजहद कर रहा है, उनके लिए भी अभी थोड़ी सी राहत है। और ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। आगे अगर कोई भी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, आपात स्थितियाँ, तो उससे निपटने के लिए भी सरकार तैयार है। कई मर्तबा ये चिकित्सा मंत्री खुद कह चुके हैं, चिकित्सा महकमा इसके लिए तैयार है। महिला अस्पताल पहुंचे चिकित्सा मंत्री, वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स उनको जानकारी दे रहे हैं वहां के इंतजामों के बारे में भी, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि कुछ कमियां हैं क्या, कुछ खामियां हैं क्या, कुछ इनकी ज़रूरतें हैं क्या, इसको लेकर भी चिकित्सा मंत्री इनसे बातचीत करेंगे और उस पर जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। ये कोशिश होगी चिकित्सा मंत्री की भी। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, ये महिला अस्पताल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है? देखिए, महिला हॉस्पिटल, पहले जिक्र अस्पताल के अंदर सुविधाओं को विस्तार को चिकित्सा मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। उसके बाद में अब महिला अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो IVF सेंटर है उसकी उद्घाटन जो है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। साथ ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया गया उसकी शुरुआत जो है वो चिकित्सा मंत्री द्वारा की जा रही है। तमाम जो स्टाफ है उनसे चिकित्सा मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि अस्पताल के अंदर और क्या विकास किया जाना चाहिए और क्या सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो अस्पताल के अधीक्षक है, अस्पताल के और जो प्रबंधक अधिकारी है, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। आप दिखते हैं विजुअल्स में, मैं मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र को वो दिखाएंगे वो किस तरह से जो जगह अभी भी अनुपयुक्त जगह पड़ी है उसका भी यूटिलाइजेशन करने के लिए कि इसको कैसे बेहतर यूज किया जा सकता है, इसको लेकर के जो मंथन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि आज पूरा दिन निकाला चिकित्सा मंत्री ने जयपुर शहर के अस्पतालों के लिए। हम बात करें जेके लोन अस्पताल के अंदर बड़ी सुविधाओं का विस्तार जो है वो किया गया। उसके बाद अब महिला अस्पताल के अंदर चिकित्सा मंत्री दौरा कर रहे हैं और विभिन्न जो सेवाएं हैं उनका शुरुआत जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कितनी देर रुकेंगे चिकित्सा मंत्री विकास? उसके बाद और भी अलग अलग अस्पतालों में जाने का उनका कार्यक्रम है, जैसे कि आपने कहा? देखिए, अभी जेके लोन अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, महिला अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद में अब क्योंकि ये जो दौरा है वो लंबा दौरा चल रहा है, करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए चिकित्सा मंत्री को दौरा करते हुए, और दौरा करने के बाद एक एक चीज के बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। अब यहाँ से चिकित्सा मंत्री का आगे कोई प्रस्तावित दौरा नहीं है। अगर कोई अचानक दौरा बनता है तो बात अलग है, बाकी अभी प्रस्तावित दौरा चिकित्सा मंत्री का नहीं है। अभी यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन चिकित्सा मंत्री करने वाले हैं। कुछ ही देर के अंदर वो नीचे पहुंचेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जी, ऑक्सीजन प्लांट के अलावा और क्या क्या सौगातें मिलनी है आज चिकित्सा मंत्री के हाथों, विकास? अगर बात करें महिला की तो यहाँ पर IVF सेंटर का उद्घाटन जो है चिकित्सा मंत्री ने किया है। इसके अलावा ब्लड कंपोनेंट सेंटर जो है उसका उद्घाटन है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका उद्घाटन है। इन तीनों सौगात में अस्पताल है महिला अस्पताल, उसके अंदर सौगात में की जा रही है। और इसके बाद में अब अभी जो
चिकित्सा कर्मियों से, डॉक्टर से बात कर रहे हैं रघु शर्मा, उसमें जाहिर सी बात है विकास, क्या इनकी और ज़रूरतें हैं, उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, जो कमियां खामियां ये महसूस कर रहे हैं उन बिंदुओं पर भी चर्चा हो रही होगी? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त चिकित्सा मंत्री एक एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव बदरिया जो है वो साथ में मौजूद है, वो बता रहे हैं कि क्या प्लानिंग है, भविष्य की क्या प्लानिंग है, मौजूदा क्या स्थितियां हैं, उसका विस्तार करने के लिए क्या प्लानिंग की गई है। ये तमाम तरह की चीजों को लेकर के डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है। साथ में सेवाओं के विस्तार के साथ में जो आगामी दिनों में इसमें और क्या डेवलपमेंट किया जाना है उसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। जी, सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आगे डेवलपमेंट्स क्या किए जा सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, संसाधन किस तरीके से मजबूत होंगे, इसी पर चर्चा हो रही होगी। बहुत शुक्रिया विकास आपका पूरी जानकारी के लिए, और तस्वीरें दिखाने के लिए भी चिकित्सा मंत्री वहाँ पर पहुंचे, उनका वेलकम किया गया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है और कई सौगातें वहाँ से आज मिलनी हैं चिकित्सा क्षेत्र में। अभी भी संसाधनों की कमी महसूस की गई थी कोविड काल में, अब कोशिश यही है कि उनको कैसे पूरा किया जाए और मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, इसी को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर से वहाँ पर बातचीत कर रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।